साजी और आइन साजी अदालत के थ्रू नहीं हो सकता। अगर हम चाहते हैं कि हमारे शहरियों को फौरी और जल्दी इंसाफ मिले, आईनी वफाकी अदालत जरूरी है, मजबूरी है। अदालत ने ये इख्तियार अपने पास ले लिया कि आइन में तरमीम वो कर सकते हैं, हम नहीं। कि आप किसी भी मुंतखब वजीर आजम को अगर घर भेजना चाहे तो वो अवाम इलेक्शन में कर सकता है या उनके नुमाइंदे पार्लियामान के थ्रू करवा सकते हैं। ना कोई जनरल ना कोई जज के पास इख्तियार है। हमारा निजाम टूटा फूटा है, तो हम निकले इसको ठीक करने के लिए। आप अगर मियां शहबाज शरीफ साहब का नियत पे शक करते हो, करो। अगर आप किसी जज साहिबान का नियत पे शक करते हैं, करो। अगर आप मेरा किसी इत्तेहादी का नियत पे शक करते हैं, करो। किसी इदारा का नियत पे शक करते हैं, करो। मेरा नियत पे शक ना करो। जी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की आप बात सुन रहे थे। आज हम इस रेड लाइन की नशिस्त में इस मामले पर बात करेंगे कि क्या आईनी अदालत अब नागुज़ीर हो गई है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हुकूमत के साथी तो हैं लेकिन उसका हिस्सा नहीं है। उन्होंने जिस इसरार के साथ ये बातचीत की है उसके बाद लगता ही है कि मोमेंटम ये इरिवर्सिबल है। आईनी अदालत क्यों बनना ज़रूरी है, इसके ऊपर भी इस प्रोग्राम में बात करेंगे, जिसके मेहमानों का तारुफ मैं 1 मिनट में करवा देता हूँ। और दूसरा मैं आपको ये बताता हूँ कि हमने ये भी देखना है कि जो पंजाब में 2 माह की बिजली की रिलीफ ख़ास महदूद यूनिट वालों को मिली थी, सितंबर में उसका ख़ात्मा हो रहा है। मरकज़ में 30 सितंबर को जो रिलीफ ख़त्म हो रही है, उसके बाद बिजली के बिल दोबारा से एक भयानक बला की तरह मुंह फाड़े आपके सामने खड़े होंगे। IPPs को हमें बताया जा रहा है कि वार्निंग्स दी जा चुकी हैं कि आपने ये तमाम मुआहदे रीनिगोशिएट करने हैं। तो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे पास अवैस लगारी साहब होंगे, उनसे पूछेंगे कि पिछली मरतबा जब हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने वादा किया था कि ये मामलात हम तय कर देंगे जल्दी। तो कितनी जल्दी? अब तो रिलीफ जो दी गई थी थोड़ी सी वो भी ख़त्म हो रही है। हमारे पास सेनेटर परवेज़ रशीद खान साहब मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, जिनके लीडर ने आज धुआंधार तकरीर की, उनका शुक्रिया। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब तहरीक इंसाफ जो इस आईनी कोर्ट के बिल्कुल मुखालिफ खड़ी है, उनका भी शुक्रिया। उस्मान जावेद नुमाइंदा समा TV इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं और इलेक्शन कमीशन ने तवातर के साथ इजलास किए और हर इजलास के बाद कोई हतमी नतीजा नहीं निकला, अगले इजलास की डेट दे देते हैं और फैसला ये करना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान के बारे में जो 2 मुतजाद हुक्म हैं, एक स्पीकर कौमी असम्बली का लेटर और दूसरा 8 जज साहिबान का फ़ैसला जिसका तफसीली इजरा हुआ कल, किस पर अमल दरामद करें, इस पर ये हमारे रहनुमाई करेंगे, इनका भी शुक्रिया। तो सेनेटर साहबा, आज तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी बड़ा उन्होंने इसरार के साथ कह दिया, अब तो आपने अपनी रेड लाइन क्रिएट कर ली है कि अब तो हुकूमत का ये मामला नहीं है, अब तो आपकी जमात जो है इसरार कर रही है। मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि क्या वाक़तन नीयत पर शक किए बगैर आप हमें वजाहत से बता सकती हैं कि आईनी अदालत क्यों बनना चाहिए? देखिए, नीयत पे मेरी तरफ से तो शक बनता नहीं, क्योंकि पार्टी मेरी है और लीडर भी मेरे ही हैं। और उन्होंने शुरू जिस बात से किया इस तमाम अपने आर्गुमेंट को, वो था कि रात के अंधेरों में अगर वो तरमीम करने पर यकीन रखते तो फिर वो इस किस्म की इंटरेक्शन जो है आपने आज देखी वो ना करते और सवालात के जवाबात इस तरीके से पूरे पाकिस्तान के सामने वो ना देते। पब्लिक पोजीशन है, डिक्लेयर्ड पोजीशन है, बिल्कुल अनइक्विवोकली उन्होंने कहा। ये पब्लिक पोजीशन आज की नहीं है, ये पब्लिक पोजीशन जो है 2006 की है, ये भी उन्होंने जिक्र किया। दूसरा, इसमें हमारे पे तारीख़ का भी बोझ है, वादा भी है मोहतरमा का। अब आप पूछेंगे कि अभी क्यों और तब क्यों नहीं, तो ये जब भी आप हम इसको लेकर या आगे बढ़ते तो इसी किस्म का यही सवाल आना क्योंकि था। पाकिस्तान हमेशा नाजुक मोड़ पर से गुजर रहा होता है। वो अब अल्लाह करे हम उस मोड़ से किसी दिन गुजर भी जाएं, लेकिन बहरहाल अब बात यह है कि जो हमने 18वीं तरमीम जब पास की तो वो ये आज उन्होंने बिलावल साहब ने ये भी कहा कि उन्होंने 2 तिहाई नहीं 3 तिहाई अक्सरियत से आइनी तरमीम पास की, वो 18वीं तरमीम पास की। और उस वक़्त भी हमने ये फ़ैसला किया था और वादा किया था हम आइनी इस्लाहात लाएंगे। और फिर एक बड़ा ये भी सवाल है जो उन्होंने इसको भी एड्रेस किया कि अवामी नुमाइंदों की हुई जो आइन साजी है उसको यक जुम्बश कलम जो है वो हटा दिया जाता है। फिर उन्होंने ये भी जिक्र किया कि 15% सियासी और आइनी केसेस जो हैं वो अदालतों का 70% वक्त ले जाते हैं। फिर उन्होंने ये भी जिक्र किया कि
जो असामियाँ खाली हैं मौजूद जज साहिबान की हाई कोर्ट्स में, वो क्यों नहीं भरी जा सकी। तो ये पूरा पैकेज है। सो अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो आईनी बहरान हैं उनसे मुल्क को निकालने के लिए वो निकले हैं। सो दैट्स व्हाट द डिटरमिन्ड पोजीशन इज। लेट मी ब्रिंग इन मोहम्मद साहब एट दिस पॉइंट। मोहम्मद साहब, आपके रिफ्लेक्शंस बिलावल भुट्टो जरदारी के, अब तो ये इन अ वे डिक्लेयर्ड पोजीशन थी, लेकिन इसको उन्होंने मजीद हाईलाइट किया है और तफसील से बयान कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्या का नाबुदो व इय्या का नस्तईन। पता नहीं तलत साहब मुझे क्यों वो मुहावरा याद आ रहा है कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सितंबर के शुरू में जो सेनेट का, और पलवश साहिबा भी उधर ही थी और मैं भी उधर ही था, हम लोगों को वहाँ बुलाया इसलिए गया था कि एक बिल आना था या अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और हम सबको कहा गया था कि आपने वहाँ होना है। हमारे नंबर से ज़्यादा हमारे जो पीटीआई के थे, हम 3-4 को कहा था कि आप प्रेजेंट हो, बाकियों को कहा था कि आप नहीं आओगे। हम प्रेजेंट इसलिए थे ताकि हम गिने कि वाकई कहीं 2-3 नंबरियाँ तो नहीं हो रही। ठीक, उसमें आई एम श्योर पलवशा साहबा वुड बेयर मी आउट कि उसमें लीडर ऑफ द हाउस जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और जो सेनेट के चेयरमैन हैं, उन दोनों ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा था कि उन्होंने मुसवदा नहीं पढ़ा। ठीक, किसी को भी नहीं पता था कि क्या है ये। हम बात कर रहे हैं आईनी तरामीम की। देखिए इस तरह है कि अच्छा, फिर एक बात हुई कि इन्होंने कहा है कि बिलावल भुट्टो साहब ने बात स्टेटिस्टिक्स की बात की है कि 15% और 75% हो जाता है। क्या उन्होंने कहीं से ये स्टेटिस्टिक्स देखी है? ये तो अवेलेबल है जी, ये तो अवेलेबल है। अगर पेंडेंसी देखें आप, एक मिनट, पेंडेंसी और चीज है, आप एक मिनट दें। आप कह रहे हैं कि आईनी मामलात कितना केसेस को किस अच्छा, जब आपने पेंडेंसी को भी देखना है ना, आपने 2-3 चीजें देखनी है आपने। फॉर मैं मिसाल एक देना चाहता हूँ, मुझे 30 सेकंड देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्रिमिनल कोर्ट है ना, तो उसको केस वेटेज में उसको 1 नंबर देते हैं, जो सिविल केस है उसको 0.66 देते हैं, और जो कमर्शियल सिविल होता है उसको 1.7 देते होते हैं। ये बेसिकली केस वेटेज के लिहाज से होता है। अगर 3 कोर्ट है, तीनों में 100 केसेस है और इनके डिस्ट्रीब्यूशन फर्क है, तो केस लोड एक में 65 होगा, एक में 85 होगा, एक में 170 होगा, डिपेंडिंग ऑन केस लोड। नंबर 2, आपने ये देखना है कि ये क्या हमारा जो सिस्टम है कि आप एक जो केस होता है वो हर दफा फिर कभी एक वकील नहीं आए, कभी दूसरा वकील नहीं आए, वो सिस्टम आप पहले देखिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप क्या एनेक्डोटली इससे एग्री नहीं करेंगे कि जितना वक्त आईनी मामलात के ऊपर सर्फ होता है, बिल्कुल बिल्कुल 60,000 की पेंडेंसी है वहां। अपनी जगह ठीक है, अपनी जगह ठीक है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल में 2,500 केसेस निपटाए हैं। इसी दौरान में 2,500 केसेस निपटाए हैं। जब से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब बने, उन्होंने 1 साल में 2,500 केसेस निपटाए हैं विद ऑल द प्रेजेंट सिनारियोज। तभी तो 60,000 फिर भी मौजूद है ना, क्योंकि सुने नहीं, 52,000 समथिंग है, 60,000 नहीं है। ठीक है, एक चीज आगे बताता हूं मैं। नंबर 2 ये बात करता हूं, देखिए हमारा जो सिस्टम ऑफ द, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, उसको रिवैम्प करने की जरूरत है। आप एक एविडेंस बेस्ड करें उसके डिसीजन के। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि, लेकिन देखिए आईनी कोर्ट, आपका क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट आईनी कोर्ट नहीं है। आप ये कर सकते हैं, आईनी मामलात को तय करने वाली कोर्ट। आप ये कर सकते हैं नहीं सर, तो आप कह सकते हैं कि फेडरल शरिया कोर्ट क्यों है? क्या सुप्रीम कोर्ट शरिया कोर्ट नहीं है? ठीक है, देखिए ना, है ना जी, देखिए वो उसमें आपको डिफरेंट तरीके से वो डिफरेंट है। लेकिन एनीवे, मैं आपको एक चीज सिंपल बताता हूं। आपने लेकर आना है, आप तादाद बढ़ा रहे हैं, आप 23 कर रहे हैं। 23 में से आप कहें कि ये 3 या 4 या 5 या 6 या 7 बंदे जो होंगे, ये इसका करेंगे जब तक फुल। अभी हम जस्टिफिकेशन में नहीं आता। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था आपसे, और आपने कहा कि ये खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बुनियादी तौर पे पहली अटेम्प्ट फेल हो गई और अब ये दोबारा से इसरार कर रहे हैं और उसके ऊपर एक पोजीशन है। दैट्स योर रेफरेंस ये दे रहे हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू देम 4 साल लगे हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स 4 घंटों में लाना चाह रहे हैं। अच्छा, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको मैं कम्युनिटी ऑफ डेमोक्रेसी भी कहता हूं, उनमें से सिवाय 2 या 3 शिकों के बाकी सारी की सारी 30 शिकों पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। अच्छा, वो इमरान खान साहब के साइन भी हैं उसके ऊपर। इट डजंट मैटर। अच्छा चलो ठीक है, चलो कॉमेडी देखिए वो साइन हुए थे कि इस पे इंप्लीमेंट करेंगे।
2006 में हुए थे, Greek आज तक sovereign, हुए, Greek आज तक sovereign. हुए, आज तक इंप्लीमेंट हुए। अभी आगाज होता है फिर उसको एतराज उठाते हैं। लेट मी कम बैक। तो इलेक्शन कमीशन भी बहुत सारे मामला तय कर सकता है। आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जो स्टे ऑर्डर के केसेस हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं। जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जिक्र आया तो उन्होंने कहा जी कि मामला आपस में बातचीत करके तय क्यों नहीं कर लेते, हमारी तरफ केसेस मत भेजें। सुना वे फ्रस्ट्रेशन है, इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं दे रहा। आप रोजाना जाते हैं और वहां से रिपोर्ट ये करते हैं जी अगला इजलास। देखिए, इलेक्शन कमीशन में जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अमल दरामद केस का फैसला है उसके ऊपर अब तक इलेक्शन कमीशन में 6 इजलास हो चुके हैं और इजलास में वही वाली बात कि इजलास पर इजलास अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है उसके तरमीम के बेस के ऊपर स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़त लिखा कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अहमियत नहीं, और यही बात इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम ने भी की कि अब चूंकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुका है और फिर जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला दिया गया था, बुनियादी तौर पे जो फैसला था वो 41 मेंबरान कौमी असम्बली और दीगर जो सूबाई असम्बली हैं उनको पार्टी एफिलिएशन से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई करना था। उस मामले के ऊपर इबहाम का मामला आया, इबहाम की दरख्वास्त गई, उसके ऊपर 4 सफ़ात का एक फ़ैसला आया और फिर 4 रकात 4 जो सफ़ात के फैसला था उस पर फैसले के अंदर वैसे उन्होंने कंपल्शन ऐसी क्रिएट की थी कि जैसे आपको हर हाल में आपको सजदा करना है उसके सामने। लेकिन देखिए उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन में जाना ही चाह रहा हूँ कि फिर रोजाना डिबेट करते क्या है वो 6 इजलास में? क्या ऐसी चीज है? एक तरफ खत है, उस तरफ झुकना है, एक तरफ हुक्म है, और दूसरी तरफ इलेक्शन एक्ट में तरमीम पार्लियामेंट ने की है वो भी है। और इस वक्त जो मामला सारा बज़ाहिर नजर आ रहा है वो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना नहीं चाह रहा, क्योंकि वो चाह रहा है कि हम रिव्यू पिटिशन दायर करें। क्योंकि आज जब फैसला हुआ तो हमने भी खबर देनी होती है और दोबारा हर रोज एक ही खबर दे रहे होते हैं कि जी दोबारा इजलास तलब कर लिया। डेस्क एडिटर भी आपसे पूछ रहा होता है कि यार आप जा भी रहे हैं या पुरानी खबरें ही दे रहे हैं, क्योंकि हर बार तो मैंने आज जब लोग जो इजलास में बैठे हुए थे, एंड समवेयर मतलब मुस्तकबिल करीब में ये कहीं पे फैसला आ जाएगा या नहीं आपके ख्याल में? देखिए इलेक्शन कमीशन में आज जो मामलात ज़ेरे बहस आए उसमें कानूनी टीम ने यह कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसला मानने का पाबंद नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक जुडिशल बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके साथ उन्होंने पार्लियामेंट का जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम है वो बताया और स्पीकर का खत बताया। और स्पीकर के खाते में भी उन्होंने इलेक्शन एक्ट का जिक्र किया कि अब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने के पाबंद नहीं है। और फिर आज जो मैंने जो लोग अंदर बैठे हुए थे मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर इस वक्त बातें चल रही हैं कि आप रिव्यू में जा रहे हैं, कहते हैं जी अभी कोई फैसला नहीं हुआ। मैंने कहा क्या ये मामला ज़ेरे गौर है? तो उन्होंने कहा यस ये मामला ज़ेरे गौर है, ये मामला ज़ेरे गौर है। वापस आइए इसके ऊपर सेनेटर साहबा। तो मोहम्मद साहब इससे इत्तेफाक नहीं करते कि आईनी कोर्ट बनने से कोई बहुत बड़ा मामला तय होगा, इसी कोर्ट और इसी निज़ाम की तत्हीर करके तब्दीली करके आप इसको मामले को चला सकते हैं? देखिए ये जो कह रहे हैं, सबसे पहली बात ये कि इतना तो मानते हैं सेनेटर साहब भी कि जुडिशल रिफॉर्म्स इन्होंने कहा उनकी ज़रूरत, जुडिशल सिस्टम को रीवैम्प इन्होंने कहा करने की ज़रूरत है। अब बात यह है कि जो ये कह रहे हैं कि 3 जज या 4 जजों को लगा दो जो आईनी केसेस सुने, वो क्या है? देखिए ना, वो भी एक तरह से बाइफर्केशन ही है। और फिर जो बाकी रह जाएंगे उनकी फिर जो आर्गुमेंट ये देते हैं कि उनकी क्या, फिर उनके पल्ले क्या रह जाएगा, वो क्या सुनेंगे, तो फिर इसमें और उसमें क्या मतलब एक बिल्डिंग का। यानी आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा जो स्ट्रेंथ है जजेस की उसके अंदर से भी जब आप कहते हैं कि 4-6 जजेस आईनी मामला सुने तो वही डिवीजन है, उनकी एक अलग जो इम्पोर्टेंस हो जाएगी, उनकी एक आईनी पोजीशन और हो जाएगी। वो ऐसे केसेस सुनेंगे जिससे हुकूमतों के बनने, बिगड़ने, चलने, रुकने के मामला जुड़े होंगे। लेकिन आपके लीडर ने आज जो पोजीशन लिया उसके बाद तो आपको हर हाल में इसके ऊपर डिलीवर करना होगा। ये नहीं है कि देखिए हमने एक आदा किया है, हम डिलीवर करेंगे, लेकिन वो आदा जो हमने किया है उसके ऊपर मतलब इससे बड़ी कोशिश तो देखें और किसी ने आज तक नहीं की। मतलब वो सामने आए, ही डिड नॉट हैव टू, उनको ज़रूरत नहीं थी जाने की सिंध हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट बार में, और इस तरीके से खुल के उन्होंने अपने अज़म का अदा किया है। अब जाहिर है हम कोशिश करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे और हो सकता है जिद्दोजहद जो है वो कामयाब हो जाए, हो सकता है नाकाम हो जाए, यू नेवर नो। सेनेटर साहब, आइन की तशरीहाती मामलात में फंसकर कोर्ट के बारे में जो बातें होती हैं वो मेरे ख्याल में उसके तकद्दस को बड़ा पामाल करती हैं। मैंने कभी सिविल पिटिशन के अंदर से कभी जो पार्टीज़ हैं जिनके हक में ख़िलाफ़ फैसला होता है उनको कोर्ट की
तहकीर करते हुए नहीं सुना, लेकिन मैंने सियासी और आइनी मामलात में से निकले हुए लोगों को ये काम करते हुए रोज़ाना देखे। कभी आप कहते हैं कि चीफ जस्टिस यहाँ से हट जाए, कभी कहते हैं कि लंदन प्लान का हिस्सा है। जब नून लीग का दौर होता था तो वो फिर साकिब निसार के ऊपर एतराज़ करते होते थे, बंदयाल साहब पर एतराज़ करते होते थे, खोसा साहब पर एतराज़ करते होते थे। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि हमने तो बाज आना नहीं है आइनी मामलात को कोर्ट की तरफ भेजने के लिए, तो एक कोर्ट ही बना दें? देखिए ऐसा है तला साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए दो चीज़ें हैं, मैं आइनी कोर्ट बनाना चाहता हूँ, आप उसको पैरेलल बनाएं। आइनी कोर्ट अगर बनाना चाहते हैं, ये कर क्या रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर रहे हैं, उसकी पावर्स को अंडर दी आइनी कोर्ट लेकर आए। आइनी कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा दैट विल बी ओवरलुकिंग और ओवर आर्चिंग दी सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ना रहेगी ना, तो आइनी कोर्ट क्या वो तो कोर्ट नहीं है ना। नहीं, देखिए मेरी बात सुने ना, आप उन्हें सिंपल कहे कि सुप्रीम कोर्ट स्टिल स्टे एज अ सुप्रीम कोर्ट। आप उन्हें कहें कि इसमें जो बाज लेट्स से हम कहते हैं कि जो आइनी तरामीम के ऊपर जो इंटरप्रिटेशन होती है उसके लिए आप इस जगह पे जाओ, लेकिन उसका जो चीफ जस्टिस हो या उसका जो जज हो, ही शुड बी सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह शरिया बेंच है, Exactly. आप कह रहे हैं कि उसी किस्म का एक आइनी बेंच बन जाए, समथिंग लाइक दैट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट शुड स्टिल रिमेन द सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस शुड बी द फर्क क्या है इसमें वैसे? देखिए बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए असल चीज आप करते हैं, आप पावर्स के ऊपर जाते हैं। आप पावर कहां से शिफ्ट करके कहां लेकर जा रहे हैं। मैं आपके पावर्स अपने पास ले आ जाता हूं, आप वहां पे इररिलेवेंट हो जाएंगे। आइन पावरफुल है, सुप्रीम कोर्ट पावर। आपको आइन से मोहब्बत होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के नाम से आपको क्यों मोहब्बत है भाई? वो भी तो दूसरी कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट है। आइन के अंदर चेंजेस या किसी कानून के अंदर आप चेंजेस बिल्कुल ला सकते हो, प्रोवाइडेड दो उसकी चीजें हैं या तीन चीजों को मैं कर लिख दूं। नंबर 1, वो जो आर्टिकल 2 है उसके खिलाफ वर्जी ना करे। नंबर 2, बेसिक फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी ना करे। नंबर 3, अगर मैं रिट्रोस्पेक्टिव कोई लॉ बना रहा हूं तो वो अगर किसी को फायदा देती है कोई बात नहीं, किसी का जो हक है वो हज़फ ना हो। फॉर एग्जाम्पल नैब लॉ से इन लोगों को फायदा हुआ, किसी का हक नहीं हटा, कोई पास कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन अगर वो ऐसा रिट्रोस्पेक्टिव लॉ बनाते हैं जिससे मेरा हक जो बनता है वो मेरा हक हज़फ हो रहा है, ये नहीं हो सकता। तो ये आपको एक मिसाल वो जो हक आपका खराब हो रहा है, हज़फ हो रहा है, वो अगर आइनी कोर्ट के सामने एक और आइनी कोर्ट का एक और केस भी आपको बता देता हूं। अभी बिलावल भुट्टो साहब बहुत ज्यादा लॉ की बात कर रहे हैं। अभी रिसेंटली ये रहीम यार खान के उसके बाद एक खातून MNA और बनी है ऑन रिजर्व सीट, ठीक है, गुरकी साहिबा, ठीक है। डू यू नो कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व सीट्स होती है वो जनरल इलेक्शंस के बेसिस पे होती है। ये दूसरे जो केस हुआ था इसमें ये हो ही नहीं सकता, ये इलीगल है। यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि मुद्दा फिर आइनी कोर्ट के सामने लेके आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो 10 हुकूमतों के बाद आपकी बारी है। मेरी बात सुने, ये देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि हम लोग जानबूझ के, ये किसने इनको सीट दी है? इलेक्शन कमीशन ने दी है। इलेक्शन कमीशन क्यों दे सकता है उसको? बाकी चीजों के मोहम्मद साहब आप जितने अच्छे सवाल उठा रहे हैं आइनी कोर्ट के सामने रखेंगे सर, उनके ऊपर तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन रहा है, डायरेक्ट कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये भी उनके सामने रखे ना। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज योर रियली ऑब्जेक्शन टू इट। आप ये सवाल रेज करें, लेकिन हम ये मैं अगर बतौर कंज्यूमर सुप्रीम कोर्ट के सामने गया हूं या मेरा कोई सिविल पिटीशन लगी हुई है, मैं नहीं चाहता कि मोहम्मद साहब के इतने भारी सवालों के नीचे मेरी पिटीशन जो है वो दब जाए। मैं चाहता हूं कि आपके भारी सवाल जो आईनी कोर्ट के सामने रखे रहें, मेरी पिटीशन जो है वो सुनी जाए, इतनी सी इस्तदा है। देखिए मेरी बात सुने, अगर फर्ज करें आप लाना भी चाहते हैं, यार दिखाएं तो सही, उस पर डिबेट तो करें, उसमें एक दिन का ना करें, उसमें 2-3 महीने आप पूरे सेनेट को, पूरे नेशनल असेंबली डिबेट होनी। अभी रिपोर्ट आ रही है पलवसी साहबा कि कौमी असेंबली और सेनेट इजलास अक्टूबर के पहले हफ्ते तलब करने का फैसला। So अब लगता है कि the time is really, it's not just a statement by your party chief, वो बेसिकली एक मोमेंटम भी है और वो मोमेंटम जो है कल्मिनेट करेगा 26वीं तरमीम को दोबारा पास करवाने की। So आपको ये रिदम फील हो रहा है या फिलहाल तो सिर्फ इजलास की तलबी की खबरें ही हैं? मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन अगर कोई इजलास तलब होगा तो फिर उसी सूरत होगा जबकि ये तरमीम
जो है इसके पास होने के तकरीबन 80-90% तो वो तो पिछले कम मतलब से भी कम तलब हुआ था। नहीं, वो तो हुआ था, लेकिन वो हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, वो हुकूमत की जिम्मेदारी थी। मैंने आपके पिछले भी शो में कहा कि हमें उनसे कॉन्फिडेंस लेवल लेकिन आज आपको अपने चेयरमैन के बयान से कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए। नहीं नहीं, मेरे चेयरमैन से मुझे ये कॉन्फिडेंस मिला है उनके बयान से कि वो अपनी जितनी उनसे मुमकिन है वो कोशिश और पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन अब बात यह है कि 26वीं तरमीम, चूंकि उन्होंने ये कल भी कहा आज भी कहा कि ये एक कंसेंसस से होनी, लिहाजा उसके लिए कंसेंसस पैदा करने का जो हमारी शिप के कैप्टन है वो तो शहबाज शरीफ साहब हैं, तो लिहाजा वो अकेली बोझ 26वीं तरमीम का वो एक कंधे पर तो नहीं है। मैं इस वजह से इसरार कर रहा हूं क्योंकि आपकी जमात जो है वो सियासी तौर पर मामलात को बड़े जीरक अंदाज से देखती है। बिल्कुल देखती आप कभी लेकिन इतने इस पिच के ऊपर इन मामलात को ना लेके जाते अगर आपको देखिए आप शायद इसमें यकीन कामिल ना होता कि आएगी तरमीम। अपने जोरे बाजू पे तो यकीन कामिल है, लेकिन जो 26वीं तरमीम है ना, देखिए ये आईनी कोर्ट उसकी एक उसमें से आप शिक निकालें, जो बाकी सारा पैकेज है उसके लिए जो ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं वो तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब है ना, हम तो उनके साथ वाली सीट पे बैठे हैं। लिहाजा हम तो यही कह सकते हैं रुको बचो चलो तेज करो आहिस्ता करो जो को पायलट है विदाउट द स्टीयरिंग। लेकिन ये जो इजलास की तलबी है उस्मान, इसमें बड़ा क्रूशल होगा कि ये मेंबरान जो हैं ये पीटीआई के मेंबरान के तौर पर माने जाएंगे या आज़ाद मेंबरान के तौर पर बैठेंगे या जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पीटीआई को मिलेंगी, एसआईसी को तो मिल नहीं सकती, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, या जमातों में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। लिहाजा उससे पहले आपको वहाँ से कोई और स्टोरी मिलनी चाहिए। मतलब ये तो एक इन अ वे डेडलाइन है ना जी। देखिए इलेक्शन कमीशन इस वक्त जो अपनी पोजीशन को कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाह रहा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो लोग जिनसे मेरा राब्ता है उन्होंने कहा है कि जी अब दो इदारों के दरमियान जंग में इलेक्शन कमीशन का गंदा इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है और एक तरफ पार्लियामेंट है और बीच में हमें इस्तेमाल किया जा रहा है और हम इस वक्त कन्फ्यूजन की पोजीशन में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 2-3 इजलासों से जो आइनी और कानूनी माहिरीन है उनसे इस मामले पर मुशावरत कर रहे हैं। लेकिन क्या आप उनसे ये बात नहीं करते कि एक तरफ तो अपने वजन के बारे में इतने ज्यादा अवेयर हैं कि वो एक जुडिशल बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात उनके ऊपर लागू नहीं होते या उनको आप इमरान खान साहब की जुबान नहीं समझ सकते, तो पर एक तरफ गुमोगू की कैफियत है, मतलब दे हैव टू टेक अ पोजीशन। नहीं देखिए इलेक्शन कमीशन अभी मतलब ना पोजीशन ले रहा है, क्योंकि हफ्ते को रोज जब ये मामला सामने आया तो जो जराए इलेक्शन कमीशन है जिस तरह पोजीशन लेने का जस्टर करते हो रुके ना बीच में, मुझे लगता है कि ये तवील ना हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अब दे हैव टू डू समथिंग ऑन दिस नाउ। उसमें हफ्ते को रोज जब ये इबाम से मुतालिक जो फैसला आया था तो इलेक्शन कमीशन की मंजूरी से, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन जराए हमें खबर दे रहे होते हैं वो इलेक्शन कमीशन की मंजूरी से वो खबर दे रहे होते हैं, और उस खबर में उन्होंने 2 चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। एक तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और आईनी इदारे को धमकी नहीं दी जा सकती और इदारों को धमकी देने का सिलसिला बंद किया जाए। और फिर उन्होंने, क्योंकि जो इबाम से मुतल्लिक फैसला था, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन अभी खुल के सामने नहीं आया और रिपोर्टर्स के जरिए वो खबरें जा रही हैं और जराए से ज़ाहिर बात हम खबर दे रहे हैं, तो उन्होंने एक जो बात बीच में की थी, उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ पार्टी इलेक्शन कमीशन ने माना है और बैरिस्टर गौर को एज अ पार्टी चेयरमैन माना गया है, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर स्टांस दिया। उन्होंने कहा जी कि हमने किसी मौके पर बैरिस्टर गौर को पार्टी चेयरमैन नहीं माना, पीटीआई को सियासी जमात नहीं माना, किसी को आजाद मेंबर डिक्लेयर नहीं किया, वो आरओज के सामने जाकर खुद स्टेटमेंट दिया। टुवर्ड्स द वेरी एंड में आई वांट टू गेट योर सेंस ऑफ इट। एक और अटेम्प्ट इज इन दी ऑफिंग, दैट्स व्हाई वी रैन बिलावल साहब स्टेटमेंट, और इस इसरार के साथ कि ये जो मोमेंटम है ये सिर्फ बयान नहीं है। सो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में एक और अटेम्प्ट होगी? अगर है तला साहब, इस तरह है कि इसी तरह के बहुत सारे चीज़ें आई थी। जस्टिस मुनीर के जो जजमेंट आई थी वो भी इसी तरह ही आई थी। हमने 6th अमेंडमेंट जो आई थी जिसकी बेसिस पे फिर ख़ुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब फंस गए थे। अगर हम लोगों ने इस किस्म की चीज़ें करनी है, एटलीस्ट पाकिस्तान तरीके इंसाफ वुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट। दैट्स गुड। अच्छा, अब नंबर्स आ जाते हैं 2 जगहों पे। नेशनल असेंबली में ये किस तरीके से गलत तरीके से जो फॉर्म 47 के तहत फॉर्म 47 रिलीज होके उसके बाद जाके अब रिकाउंटिंग कर रहे हैं, किसी भी तरीके से वो ले रहे थे। सेनेट की तरफ ले जाना, सेनेट में आते हैं। सेनेट में 2 जगहों पे बात फंसती है, 2 जगहों पे बात फंसती है। एक,
अगर तो JUI साथ चली जाती है तो फिर एक जगह पे बात फंसती है, वो है मैंगल साहब, उनके 2 वोट हैं, उन 2 वोट के बगैर ये नहीं कर सकते, नो मैटर व्हाट, एज सिंपल एज दैट। अगर JUI नहीं जाती तो फिर तो फिर तो जो मर्जी कर ले, ये 2 चीजें। अच्छा, अब मैं ये समझता हूं, मेरी नजर में ये है कि जो मौलाना साहब ने स्टैंड लिया है, अगर मौलाना साहब उस स्टैंड से पीछे हटेंगे, मौलाना साहब ने इन पिछले दिनों में यह देखा होगा कि उनके उस स्टैंड की बेसिस पे उनको KP में और बाहर जगहों पे कितना सराहा गया। ठीक है, आप एट द एंड ऑफ द डे आपने पब्लिक के पास जाना है, आप देखते कि पब्लिक का पल्स कहां है। अगर वहां पे वो उनको देख लेते और वो चले जाते, I can guarantee you he will lose a lot of ground, which he will not. मैं ये समझता हूं मौलाना साहब इनके साथ नहीं जाएंगे, मैं ये समझता हूं कि मैंगल साहब इनके साथ नहीं जाएंगे, इनके पास सेनेट में वोट नहीं होंगे, मेरा ख्याल है कि इनके पास नहीं होंगे, लिहाजा इजलास कॉल नहीं होगा। नहीं, इजलास तो कॉल होगा। देखिए, इजलास कॉल होगा, लास्ट टाइम भी हुआ था ना, देर तक रहे थे, तो बात आपने आगे रोक दी JUI के। और एक बात याद रखें, अगर किसी तरीके से ये इंप्रेशन आ गया कि मौलाना साहब ने डील कर लिया है या मैंगल साहब ने डील कर लिया है, फिर तो उनकी पॉलिटिक्स खत्म है, फिर तो अगर वर्ष करना वो कहते हैं कि जी मुझे ये चीजें कर ले, वो ये नहीं चले, आपको फिर मौका मिलेगा कि मौलाना, इट विल बी अ सरप्राइज। लेकिन आपके लिए आसानी हो जाएगी ना, आप मौलाना साहब के बारे में जो पहले बातें करते थे आप दोबारा शुरू कर नहीं, देखिए मुझे और वो जो आपके बारे में कहते मैं तो अपोजिशन हूं ना, अब मेरी बात छोड़े, बात अवाम की है, बात अवाम की है। I have to leave it there. So interesting game is on. देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से अब एक डेडलाइन बनती हुई नज़र आ रही है। इन इजलासों से पहले उनको मामला तय करने हैं, लेकिन मामला जाकर फंसेगा सेनेट के अंदर। देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। प्रोग्राम हमारा जारी है। आइए नाज़रीन, अब महंगी सस्ती बिजली की बहस के अंदर दोबारा से हम जाते हैं। हमारे पास वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अवैस लगारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम सर। ये फरमाइएगा कि एक मैंने द न्यूज़ में ख़बर पढ़ी, उसमें लिखा गया था कि आप की तरफ से IPPs को 5 IPPs को वार्निंग दी गई है और बताया गया कि हमने आपसे मुआहदे जो हैं आपकी बातें नहीं मानी और आपको ख़ुद ये मुआहदे टर्मिनेट करने होंगे। ज़रा वो सख्त खबर है जो आपने जो स्टैंस लिया हुआ निगोशिएशंस का, उससे ज़रा से मुझे हट के लगी। मैं आई जस्ट वांट टू गेट अ सेंस कि इसमें कितना सच है कि अब आप सख्ती कर रहे हैं IPPs के मामले पर। अहलद भाई प्लीज़ आप इसको एक शुरू से लेके अभी तक एक ही तसलसल की शक्ल में देखें। जब शुरू में बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर कहा जा रहा था कि बिजली की कीमत क्यों महंगी है, IPPs की वजह है, तो मैं शुरू से पूरी आवाम को समझाता आया हूँ, चाहे उस वक़्त किसी को पसंद हो या ना हो बात, कि मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से बिजली महंगी है। आपका हायर इंटरेस्ट रेट है, रुपये की डिवैल्यूएशन है, जो मुआहदे हैं उसके अंदर बहुत बेहतरियाँ आ सकती हैं, और ये उसी का जी तसलसल की शक्ल में मैंने मुसलसल ये बात कही कि हमारे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमारे चाहे इंटरनेशनल ना भी हों, हमारा हर सोलर नेट मीटर वाला भी जो कंज्यूमर है वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमारे साथ एक काम कर रहा है, और जब तक म्यूचुअल ऑब्लिगेशन नहीं होगी और म्यूचुअली अग्रीड अपॉन टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होंगी, हम इन चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे। जो खबर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अब हमने पिछले 4-5 महीने के अंदर ये चीज़ IPPs की गौहर एजाज और लोगों की बातें शुरू होने से पहले हमने पूरी जनरेशन की हर प्लांट को असेसमेंट करना शुरू किया। उनके अंदर रिटर्न ऑफ इक्विटी, इंटरेस्ट रेट्स, उनकी फिक्स्ड O&M, रेगुलर O&M, फ्यूल चार्जेस, कैपेसिटी पेमेंट्स, कितनी वो कमाई कर चुके हुए नहीं कर चुके हुए, हर चीज़ को असेस किया। हर प्लांट एक मुनफरिद हैसियत रखता है। अब हमने NTDC के साथ बात की कि तुम्हें ट्रांसमिशन के कितने सिस्टम्स चाहिए, कहाँ प्लांट नहीं चाहिए, कहाँ सर्दियों में नहीं चाहिए, कहाँ गर्मियों में नहीं चाहिए। एक प्रॉपर थरा एक्सरसाइज पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुई है, और उसके तहत हमने ये इसी नतीजे पे पहुंचे कि 5 तो ऐसे प्लांट हैं जो हमें सिस्टम में चाहिए नहीं है।
तो हमने इन 5 प्लांट के मालिकान के साथ गुफ्त-ओ-शुनीद शुरू की है, जिसके अंदर हमने अपनी ख्वाहिशात का जो इजहार है, जो हम समझते हैं बहुत एक लॉजिक की बेसिस के ऊपर जो नंबर्स हैं, वो हमने गुफ्त-ओ-शुनीद शुरू की है अपनी टास्क फोर्स के सिलसिले के अंदर, और उसी के एम्बिट के अंदर उन्होंने भी वापसी के अंदर हमें जवाब दिया। तो कथा कलामी, तो आप ये फरमा रहे हैं कि ये जो तस्करा है कि वार्निंग दी गई और ये कि हुकूमत कह रही है कि नुकसानात को गलत तरीके से उन्होंने जाहिर किया, अरबों रुपए का नाजायज़ मुनाफा कमाया, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, अगर आपने रकम अदा ना की तो प्लांट का कंट्रोल लिया जाएगा, ये इस तरह की बातें नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ। मैं आपको बताता हूं उसमें से क्या क्या चीज़ है, मैं आपको बताता हूं इसमें से क्या क्या चीज़ है। एक तो हमने उनको ये बताया कि जनाबे वाला, एक बात तो ये है कि हम इस रेट के ऊपर और इन हालात के अंदर ये कीमतें बरकरार रखते हुए आपको पैसे नहीं दे सकते, ये सिस्टम अनसस्टेनेबल हो गया है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, अनसस्टेनेबल है। फिर हमने बात की कि आपने इतना कमाया, हमने इतने पैसे दिए, यहाँ ये गलतियाँ हुई, यहाँ दुरुस्तगियाँ हुई, ये गुंजाइश है, ये बेहतरी लेके आए और आए मिल बैठ के हम इस कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करें। वो इस वक्त रिव्यू का प्रोसेस शुरू है। अगर किसी को कोई इशू होगा, अगर रिव्यू में जाने से कोई और कंडीशन सामने होंगी, तो वो अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर हम कम से कम इन प्लांट्स को तो उम्मीद रखते हैं कि हम रैप अप कर लेंगे म्यूचुअल कंसेंट के साथ। ये बात करना कि धमकी दी जी, डराया, अगर धमकी देनी होती और जी डराना होता तो पहले दिन ही कर लेते। ठीक है, हम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स की सैंक्टिटी को जानते हैं, लेकिन उनके साथ हार्ड टॉक एक होता है ना सर, बीबीसी का हार्ड टॉक प्रोग्राम, वो एक हार्ड टॉक फैक्ट्स और ब्लंट तरीके से दोनों हम एक दूसरे के साथ गुफ्त-ओ-शुनीद लेकिन अच्छे माहौल में करें, एक दूसरे की इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ करें। अच्छा, ये फरमाइएगा कि ये आपने फोरेंसिक ऑडिट का भी जिक्र किया था, लेकिन अभी जो आपने फरमाया, आप कह रहे हैं कि आपने अपनी असेसमेंट्स की हैं, ये असेसमेंट्स इंडिपेंडेंट फोरेंसिक ऑडिट नहीं है, मैं दुरुस्त समझ रहा हूँ उसको या नहीं? अगर इंडिपेंडेंट फोरेंसिक ऑडिट जहाँ हीट रेट्स और वो तमाम चीज़ें भी इस्तेमाल होनी होंगी, वो भी हम फोरेंसिक ऑडिट का पूरा राइट रखते हैं और उसको एक्सरसाइज करेंगे जहाँ हमें ज़रूरत महसूस होगी। जहाँ हमारे पास फिगर्स और फैक्ट्स इस लेवल के नहीं होंगे, वहाँ हम फोरेंसिक ऑडिट के ज़रिए भी बात की तह तक इंशाल्लाह पहुँचेंगे और कोई हमें रोक नहीं सकता उससे। लेकिन फोरेंसिक ऑडिट पहले क्यों ना करवा लें, ताकि आपके पास मुस्तनद डाटा हो, ऐसा डाटा हो जिसके ज़रिए आप निगोशिएट कर पाएँ, उसके ऊपर कोई दूसरा जो शख्स एतराज़ ना कर पाए, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स। तो पहले ये काम तो पहले होना चाहिए, फोरेंसिक ऑडिट। तलत भाई, हमारी निगोशिएशंस और रिसर्च और प्रिपेयर्डनेस, मैं कोई बड़ी बात नहीं करता, अल्लाह ताला के सामने मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन बहुत प्रोफेशनल ग्राउंड्स के ऊपर और बहुत सही तरीके से हो रहा है और इंशाल्लाह आवाम को अरबों रुपए की बचत, इसमें कई 100 अरब रुपए की इंशाल्लाह ट्रांसलेट होगी। अच्छा, ज़रा पर यूनिट पर आ जाती तो हम बात कर लेंगे, इज्तिमाई तौर पर तो फ़ायदा होगा, लेकिन ये तमाम मामला निपटाने के बाद, हार्ड टॉक करने के बाद, भाईबंदी करने के बाद, फोरेंसिक ऑडिट जहाँ पे ज़रूरत है वो करने के बाद, निगोशिएशंस करने के बाद, पर यूनिट आपके ख्याल में कितना मार्जिन है आम कंज्यूमर को और कमर्शियल कंज्यूमर को भी? मैं एक थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ, आई डोंट वांट यू टू कमिट टू अ फिगर, लेकिन मैं एक सेंस डेवलप करना चाह रहा हूँ। मैं आपको मुकम्मल नंबर्स के साथ अर्ज कर देता हूँ। अगर 100 अरब यूनिट एक साल में पूरे मुल्क में खर्च होता है तमाम कंज्यूमर्स का, अगर 100 अरब यूनिट खर्च होता है, पिछले साल 106-107 अरब हुआ था, अगर 100 अरब यूनिट इस्तेमाल होता है और अगर हम 100 अरब रुपए की पेमेंट कम करते हैं इन आईपीपीज़ को या गवर्नमेंट के ओन्ड आईपीपीज़ को या जिस मर्जी आईपीपी को, तो हमें 1 रुपए की बचत होती है। जितने 100 अरब रुपए सालाना की पेमेंट कम होगी जो होनी थी, उतने 1-1 रुपए का फ़र्क हर 100 अरब की पेमेंट के पीछे 1 यूनिट की कीमत के अंदर 1 रुपए की कमी आएगी। 100 अरब का टैक्स अगर हम कम करेंगे, बिजली का सेल्स टैक्स,
तो उसका भी 1 रुपए का असर पड़ेगा। तो हर 100 अरब रुपए के पीछे 1 रुपए की कमी आती है पर यूनिट सर। अच्छा, ज़रा अब ये फरमाइएगा कि पंजाब ने 2 माह की रिलीफ दी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बाकायदा मरीम नवाज साहबा के साथ बैठकर उसको अनाउंस किया। मरकज़ ने 30 सितंबर तक ख़ास हद में जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको रिलीफ दी। अब वो 2 महीने की रिलीफ सितंबर में ख़त्म हो रही है, 3 महीने वाली भी सितंबर में ख़त्म हो रही है। सो आपको लगता है कि इस किस्म की हुकूमत की इंटरवेंशन से रिलीफ का सीज़न अब ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि IMF के साथ बातचीत कल मेरे ख्याल में फाइनल उसके ऊपर हो रही है कि नहीं? अलग भाई, मैं शुरू से ये कहता आया हूँ कि हमारी इन एनी केस जब जून जुलाई में नेपरा ने रेटों के अंदर 5 रुपए फी यूनिट का रीबेस करके इजाफा किया था, उस वक़्त भी मैं ये बात करता था कि ये रेट दिसंबर के महीने के बाद जनवरी से इन रेटों के अंदर बिजली की कीमत के अंदर कमी आना शुरू होगी। लेकिन इसी असना के अंदर 2-3 और बहुत खुशाइंद बातें हुई हैं। पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन का रेट कम हुआ है, पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, और सिर्फ इंटरेस्ट रेट और रुपये की वैल्यू अगेंस्ट डॉलर के अंदर बेहतरी आने से भी आपको 1 जनवरी से इजाफा कीमतों के अंदर कमी दिखाई देगी। हम लोग अपनी सिस्टम्स के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई महीनों के अंदर मेहनत करके एफिशिएंसी लेके आए हैं। उसके साथ साथ IPPs के साथ भी हमारी निगोशिएशंस बेहतरी की तरफ जारी है। तो मैं आवाम को आपकी तवज्जुह से ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आइंदा मुस्तकबिल के अंदर हम लोग अपने इन पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, जिनको मैं कह रहा हूँ कब से, इनके अब जैसे जैसे असरात आना शुरू होंगे, पाकिस्तान इंशाल्लाह मुस्तकबिल के अंदर रीजन का एक कंपेटिटिव एनर्जी के रेट्स के ऊपर आने के करीब तर आता जाएगा, और हर कुछ महीने के बाद बेहतरी आप देखेंगे इंशाल्लाह। इस मामले के ऊपर बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से आवाज़ बहुत उठाई गई और आपने जिक्र भी किया चंद शख्सियात का, और बिज़नेस कम्युनिटी के नुमाइंदगान जो हैं वो हर जगह पर चेंबर के फोरम हो या कोई और फोरम हो, ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बंद हो रही हैं। तो उनके साथ भी आप इंगेज कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि अगले 2 क्वार्टर्स के अंदर या 3 क्वार्टर्स के अंदर मामलात किस हद तक संभल जाएंगे और बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बन जाएगा, इनपुट कॉस्ट कम हो जाएंगी? सर, हमारी जो गर्मियों और जी सर्दियों के अंदर बिजली की खपत का फ़र्क है 25,000 मेगावाट से 9,000 मेगावाट पे नीचे आ जाती है। तो हम बड़े क्लियरली ऐसे भी प्रोग्राम्स लॉन्च करने की लिए सोच विचार कर रहे हैं जहां सर्दियों के अंदर बिजली को बहुत कम कीमत के ऊपर खपत बढ़ाने के लिए, और इंडस्ट्री का बोझ और कंज्यूमर्स का बोझ और कमर्शियल लोगों का बोझ और दुकानदारों का और हर कमर्शियल यूज़र का बोझ कम करने के लिए बेहतर रेटों के ऊपर बिजली हम प्रोवाइड कर सके। तो ये भी हमारे सारे प्रोग्राम्स का हिस्सा है, और आइंदा चंद बहुत एक कम अरसे के अंदर ये आप सारे प्लान्स अनफोल्ड होते हुए शायद दिखाई दें आपको। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो सोलराइज्ड व्यूअर्स हैं इस वक्त, और वो ये जानना चाहेंगे हुकूमत की सोलराइजेशन से मुतल्लिक़ क्या पॉलिसी है, क्योंकि अखबारात में मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें छपती रहती हैं। एक ख़बर हम ये भी देख कि जिसके अंदर कहा गया जी कि ये जो बेतहाशा सोलर पैनल्स आप लगा रहे हैं तो ऑलरेडी ग्रिड के ऊपर इतनी बिजली प्रोड्यूस होना शुरू हो गई है, एक वक्त ऐसा आएगा कि बहुत सारे कंज्यूमर जो हैं वो वापडा की बिजली लेना बंद कर देंगे, तो हम क्या करेंगे? मैं ज़रा आपका व्यू पाकिस्तान के अंदर जो सोलराइजेशन हो रही है उसके ऊपर जानना चाहूँगा। देखिए जी, एक तो जो सोलर नेट मीटर्स हैं, एक तो वो पार्ट है सोलराइजेशन की, दूसरा ऑफ ग्रिड जा रहे हैं और लोग अपनी बिजली खुद बना के अपनी ज़रूरियात पूरी करें और बाकी ग्रिड से ले रहे हैं। जो लोग खुद ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं या ऑफ ग्रिड जा रहे हैं उनको तो हम इनकरेज हमेशा करते रहेंगे और करते रहे हैं। सोलर पैनल्स के ऊपर टैक्सेस नहीं है, एक फ्री रजीम है, और माशाल्लाह सोलराइजेशन मुल्क में बहुत हुई भी है। जहाँ तक सोलर नेट मीटर्स के जिस रेटों के ऊपर ख़रीदो फरोख्त ग्रिड के साथ होती है, वो मैं पहले दिन से कहता आया हूँ कि जो आज तक सोलर सिस्टम्स लगा चुके हैं नेट मीटर्स,
उनको तो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के मुताबिक उनके कॉन्ट्रैक्ट्स की टर्म तक कोई हाथ नहीं लगाएगा और रेट यही रहेंगे जो उनके साथ हम दस्तखत कर चुके हैं। लेकिन आइंदा मुस्तकबिल में लगने वाले जो सोलर नेट मीटरिंग सिस्टम्स हैं उसके ऊपर किसी ना किसी स्टेज के ऊपर उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को रिवाइज ज़रूर करने की ज़रूरत महसूस होगी, और जब वो ज़रूरत महसूस हुई तो हम उस स्टेज के ऊपर एज अ पब्लिक डिबेट ओपन करके उसको अपने पाकिस्तान के और कंज्यूमर्स के बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर चेंज करेंगे। क्योंकि सोलर नेट मीटरिंग सिस्टम्स के ऊपर जो ख़रीद व फरोख्त जिस कीमत के ऊपर हो रही है वो आपके और जो जिनके पास सोलर नेट मीटर्स नहीं हैं, यानी 2.25 करोड़ कंज्यूमर्स जिनके पास नेट मीटर्स नहीं हैं, वो उनके ऊपर ये बोझ बनता जा रहे हैं। तो जैसे जैसे ये बोझ नाकाबिले बर्दाश्त होगा तो हम उसके अंदर एफिशिएंसी लेके आने के लिए उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस फ्यूचर सिस्टम्स लगाने वालों के ऊपर हम शायद मुख्तलिफ करें जो आज हैं उनसे। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अवैस लगारी साहब हमसे बात कर रहे थे बिजली के यूनिट्स में कितनी कमी हो सकती है और कब से वो जिस खुशखबरी का जिक्र कर रहे हैं उसका इतलाक़ होना शुरू होगा। सोलराइजेशन के लिए भी बड़े वाज़ेह अंदाज से बता रहे हैं कि अभी नहीं लेकिन मुस्तकबिल के अंदर यह मुमकिन है कि जो नेट मीटर्स हैं वो जितना ग्रिड को इस्तेमाल कर रहे हैं, वापडा के साथ उनके मुआहदे हैं, उन मुआहदात को दोबारा से रीनिगोशिएट किया जाए, उसकी टर्म्स ज़रा सख्त की जाएँ। ये मामलात हैं पाकिस्तान के अंदर। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।